अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पिछले चंद हफ्तों से वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जाने और नए मुतवक्किल वज़ीर-ए-आला के आने की खबरें गर्म थी, लेकिन गुज़श्ता जुम्मे को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर का दौरा किया और वाशगाफ अल्फाज में कहा कि उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर-ए-आला रहेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या ये इमरान खान का हतमी फैसला है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि खान साहब अपने आगे जाकर इस फैसले पर जो है वो यू टर्न लेने पर मजबूर हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हालिया दौरे में फिलहाल तो उस्मान बुज़दार को छेड़ा नहीं गया, लेकिन कुछ मानी खेज हंगामी फैसलों में उस्मान बुज़दार के 10 रास्तों को घर का रास्ता दिखाया गया। सबसे पहले उस्मान बुज़दार के पसंदीदा कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी सर्विसेज को तैनाती के सिर्फ एक हफ्ते बाद ओहदों से हटा दिया गया और फिर उस्मान बुज़दार के करीब समझे जाने वाले पंजाब के वजीर जंगली हयात मलिक असद खोकर को भी फारिग कर दिया गया। कुछ इतलात के मुताबिक मुबैना करप्शन की खुफिया रिपोर्ट पर इमरान खान ने उन्हें हटाया और एक इतला यह भी है कि फैसला रिंग रोड की तामीर और रिवर रावी के मंसूबे पर आला सतह के पार्टी इख्तिलाफात सामने आने के बाद किया गया। बहरहाल वजूहात जो भी हो, वज़ीर आज़म की टीम अब तक समझती है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। वैसे खान साहब तो ये कह चुके हैं डॉक्टर साहब कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में तो उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आला रहेंगे। तो इसी स्टेटमेंट को देखते हुए मेरा ख्याल है कि अगले 3 साल भी आपको यही इंस्ट्रक्शंस होंगी कि हम नहीं चेंज कर रहे उस्मान बुज़दार को। जी, उनकी खान साहब की बिल्कुल ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है और मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की टीम उन ज़मीनी हक़ाइक़ का क्या करेगी जो बारहा किसी न किसी ड्रामाई पेशरफ्त की तर्जुमानी करते हैं, जिससे उस्मान बुज़दार की विकेट कमज़ोर होने का अंदेशा होता है। ऐसी एक पेशरफ्त गुज़श्ता हफ्ते ही सामने आई जब पंजाब काबीना के इजलास में सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर इजहार एतमाद की करारदाद पेश की, जिसे पंजाब काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। सवाल यह है कि जब इमरान खान के बयानात और थपकियाँ उस्मान बुज़दार का किला मजबूत होने का बबांगे दोहल ऐलान कर चुके थे, तो फिर इस इजहार एतमाद की करारदाद की ज़रूरत क्यों पेश आई? नामवर साफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच मुसलसल ये इस्तिदलाल कर रहे हैं कि अभी नहीं तो मुस्तकबिल करीब में ज़रूर, लेकिन उस्मान बुज़दार का जाना ठहर गया है। उन्हीं के हालिया कॉलम के मुताबिक इमरान खान लाहौर में उस्मान बुज़दार को डटकर काम करने की हिदायत तो देकर आए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में पंजाब के वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुतबादिल उम्मीदवारों के हवाले से मीटिंग्स भी जारी हैं। खान साहब सबसे मिल रहे हैं। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार के आज के बयान के मुताबिक प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। उस्मान बुज़दार को यकीनन उनके खिलाफ किसी साजिश की बू आ रही है, लेकिन पंजाब के हवाले से हकायक बड़े तल्ख हैं, किसी साजिशी बयानिए पर मबनी नहीं। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी हो, मसाइल की दलदल में अगर देखा जाए चीनी आटे की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ईद से पहले ही सब्जियां महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं नजर आ रहा है, इंतजामिया बेबस है। गुज़श्ता 2 सालों में पंजाब के 33 अजला में तरक्याती काम ना होने के बराबर है। अधूरे मंसूबे भी बददिली से मुकम्मल किए जा रहे हैं। ऑरेंज लाइन आपकी मिसाल आपके सामने है। जून में ख़त्म होने वाले गुज़श्ता माली साल के तरक्याती बजट का सिर्फ 44% अब तक खर्च हुआ है, जबकि 56% फंड्स जो हैं वो बगैर इस्तेमाल किए वापस खजाने में चले गए हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे इंतहाई अहम हो चुके हैं, इसलिए सूबों को चलाने के लिए वज़राए आला बासलाहियत होने चाहिए जो सियासत और इंतज़ामिया दोनों को बेहतर तौर पर चलाएं। बदकिस्मती ये है कि जब इमरान खान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को चलाने में बज़िद हैं, तो अपोजिशन और बिलखुसूस पंजाब की बड़ी जमात नून लीग के पास वाहिद हल पंजाब बचाओ तहरीक चलाना है। पंजाब जो इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही का वो दो चार है, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतज़ामी का शिकार नहीं है। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। वो पंजाब का सूबा जिसमें 10 साल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिसाली खिदमत की गई, आज उस पंजाब को पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि पीपल्स पार्टी को यह उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी पंजाब में दोबारा रिवाइव करेगी, पार्टी मजबूत होगी और तहरीक इंसाफ के अराकीन भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने के लिए बेताब है।
पीपल्स पार्टी रिवाइव कर सकती है पंजाब में मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? मुझे तो कम से कम नहीं लग रहा। क्योंकि आजकल क्रिकेट पॉलिटिकल टर्म्स में तो बात नहीं होती, क्रिकेट की टर्म में बातें इनको समझ आती हैं। तो अच्छा बैट्समैन वो होता है जो बैड पैच में से निकल कर फिर वापस फॉर्म में आए। पीपल्स पार्टी कई बार आ चुकी है और अब फिर मैं आज के आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्दी रिवाइव करने जा रही है और बहुत सारे लोग हमारे राब्ते में हैं जो बहुत सारी जमातों से पीपल्स पार्टी को वापस ज्वाइन करना चाहते हैं। पंजाब की सियासत और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुस्तकबिल पर तफसीली बात करेंगे। सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल वड़ाइच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वज़ीर आला पंजाब साहब, अब इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर बड़े खुल के मैदान में आ गए हैं और उन्हें बचाने के लिए, और फिर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे। किस तरफ मामला जाते दिख रहे हैं? अभी नहीं तो शायद 2-3 महीनों बाद, लेकिन तब्दीली तो नागुज़ीर हो चुकी है पंजाब में। जी हाँ, इस दफा बड़ा मिक्स सिग्नल आया है। बज़ाहिर तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि जी ये कहीं नहीं जा रहे और ये यही हैं, और ऐसा तासुर दिया है कि कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन जो इक़दामात उनके जाने के बाद सामने आए हैं, मसलन जो बुज़दार साहब के सबसे करीबी वजीर थे उनको वो फारग कर गए हैं, और इसी तरह जो 2 इंतजामी अफसर उन्होंने लगाए थे वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे फारग कर दिए गए हैं। तो ऐसे लगता है कि वो तो पर काटने आए थे वजीर आला के, उन्हें मजबूत करने नहीं आए थे, और मेरा ख्याल है उन्हें आखिरी शाबाश देने आए थे। तो इसमें वड़ाइच साहब ये भी तो हो सकता है कि ये जो इक़दामात आप कह रहे हैं वो इसलिए किए गए हों कि वाकई वहाँ पे मामलात वज़ीर आज़म साहब खुद चाह रहे हैं मामलात थोड़े से बेहतर हो जाएं और बुज़दार साहब अच्छी पोजीशन में गवर्न कर सकें। ये भी तो हो सकता है कि वैसी गवर्नेंस के मामलात हों, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। ये दुरुस्त है आपकी राय, लेकिन सवाल ये है कि ये असद खोखर साहब, इनको पहले जो इंचार्ज बनाया गया, जो खिदमत सेल है, जो लोगों की शिकायत सेल है, उसका इंचार्ज, वहां से ये हटाए गए। उसके बाद इनको बुज़दार साहब ने खुद वजीर बनवाया, फिर उनके लिए वजारत दी, और हर वक्त हर दौरे पे हर जगह वो उनके नफ्से नातका बने हुए थे। तो अब इसके बाद अगर उनको हटा दिया जाए तो ये किस पे अदम एतमाद है, असद खोखर पर या बुज़दार साहब पर? तो ये सवाल है कि जिसने बनाया है, जाहिर है अदम एतमाद तो उस पर होता है। लेकिन फिर भी बहरहाल रिलीफ मिला है, बुज़दार साहब फारग नहीं हुए और रिलीफ मिला है। लेकिन दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद की एक्टिविटी देखें तो जितने मुतबादल उम्मीदवार हैं वो अब भी वजीर आज़म से मिल रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि अभी मुतबादल फाइनल नहीं हुआ, जो ही मुतबादल फाइनल होगा फिर तब्दीली आएगी। अच्छा, और इसमें जो वड़ाइच साहब आपने इस्लामाबाद की एक्टिविटीज़ की बात की, तो तकरीबन ये जो 3-4 आप ही ने मुतबादिल अपने कॉलम में काफ़ी तफसीली उस पर जिक्र किया, तो ये तमाम लोग जो हैं ये कितने आप समझते हैं, कितने चांसेस हैं कि वो इसी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे मुलाकातें कर रहे हैं पंजाब के मामलात और मुतबादिल पे सोचने के लिए, मतलब बाकायदा इंटरव्यूज़ जिसे कहते हैं? देखिए आदिल साहब, ये तो मुझे इल्म नहीं कि भाई इनमें से कौन वजीर आला बनेगा, लेकिन ये मुझे पक्का यकीन है कि इस फैसले का इख्तियार वजीर आज़म को है, और वजीर आज़म आजकल इन सब को वे कर रहे हैं, इनका वजन कर रहे हैं, इनको तोल रहे हैं कि इनमें से कौन मुनासिब है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सफ्तान खान से भी मुलाकात की है, उन्होंने रास मुराद से भी मुलाकात की है, राजा बशारत से भी मुलाकात की है। तो मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ लोगों की वो ओपिनियन ले रहे हैं पंजाब के बारे में, और फिर अल्टीमेटली जब वो फैसला करेंगे, मेरा ख्याल है कि उन्होंने यही तय किया है कि बंदे का फैसला, नाम का फैसला वो खुद करेंगे। अच्छा वड़ाइच साहब, तो इसमें अगर तो वाकई ये डाउन द लाइन जाके ये हो जाता है तो चौधरी ब्रदरान किस तरफ जाएंगे? ये भी सुनने में आया कि वो खुद अपना उम्मीदवार, बल्कि परवेज़ इलाही साहब खुद अपने आप को जो है पिच करेंगे जैसे ही अगर ये फैसला होता है, क्योंकि आपको पता है ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल नहीं टूटे लेकिन टूटने के करीब हैं, मामलात उनमें काफ़ी नाराज़गी बढ़ चुकी है। देखिए आदिल साहब, बड़ी कि चौधरी कैंप है वो क्लियर है कि या बुज़दार या चौधरी परवेज़ इलाही, वो कोई तीसरी ऑप्शन के लिए फिलहाल तो तैयार कि भाई काफिले अपना तहरीक इंसाफ का कोई और उम्मीदवार आ जाए। अभी पिछले दिनों ये भी चली कि राजा बशारत अगर आ जाए
तो शायद काफ लीग जो है या चौधरी परवेज लाई भी तैयार हो जाए, क्योंकि उनका बड़ा तल्लक रहा है। लेकिन मेरे ज़राए ये कहते हैं कि नहीं, काफ लीग या चौधरी परवेज लाई या बुज़दार, इसके अलावा चाहे राजा बशारत भी हों तो उन पर वो रिजर्व रहेगी। ठीक, तो इसका तो वड़ाई साहब मतलब यही हुआ कि डेडलॉक पैदा हो सकता है पंजाब में, अगर इमरान खान साहब संजीदा हैं और सोच रहे हैं कि बुज़दार साहब का मुतबादिल, क्योंकि काफ लीग के बगैर तो बड़ा मामला मुश्किल होगा संभालना। मेरा ये ख्याल है कि उसकी तैयारी की गई है कि काफ लीग के बगैर किस तरह तब्दीली लानी है, लेकिन बात असल में ये है कि ये जब तब्दीली जब भी आएगी, ये ज़रूरी है कि सारे लोग इसके ऊपर इकट्ठे हों। अगर काफ लीग इकट्ठी हुई, अदारे इकट्ठे ना हुए या कोई और ना हुआ, तो फिर तब्दीली लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा थोड़ा मार्जिन है। कोई बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं है तहरीक इंसाफ के पास, छोटी सी अक्सरियत है, सादा, और उसमें भी अगर कोई 2-4 बंदे भी इधर उधर हो गए तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सब ऑन बोर्ड होंगे, एक सफ़े पर होंगे, तभी तब्दीली आएगी, काफ लीग हो, अदारे हों या गवर्नमेंट हो। और मेरा ख्याल है कि जब तब्दीली आएगी सब एक सफ़े पे होंगे, कंसेंसस से ही पहले ये चीज़ तय हो जाएगी। ठीक, तो वड़ा साहब एपीसी हो रही है आफ्टर ईद, क्या किस तरह देख रहे हैं इस मामलात को? शहबाज शरीफ लग रहा है कि थोड़े से झिझक रहे हैं, और अगर उस एपीसी में वो खुद ना आए तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है एपीसी का। क्या आप समझते हैं कि ईद के बाद मंजरनामा अपोजिशन किस तरफ, इत्तेहाद की तरफ जा रही है या फिर दोबारा बिखर जाएगी जिस तरह अभी तक रही है? देखिए, ये अपोजिशन जो है ये सरफरोशों की अपोजिशन नहीं है। वो नहीं है कि जो बिल्कुल सर धड़ की बाजी लगाकर कफन पहनकर मैदान में उतर आए। ये बड़ी कैलकुलेटेड अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी। ये दोनों देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की गलतियां क्या हैं, उन गलतियों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देना चाहते, कोई बड़ी तहरीक नहीं चलाना चाहते, कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहते। इसकी बजाय ये प्रेफर करेंगे कि इसी तरह मामला चलते रहे। हाँ, तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी गलतियों से कोई टूट फूट हुई तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, और मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब जो हैं, वड़ा साहब, क्या आप समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ खबरें ये भी हैं कि उन्होंने अब बाकायदा तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब और मरीम नवाज़ के ज़रिए पार्टी को ये पैगाम दे दिया है कि ईद के बाद आपने भरपूर साथ देना है पीपल्स पार्टी का और एहतजाजी तहरीक भी शुरू करनी है। मेरा ख्याल है कि नहीं, एहतजाजी तहरीक की तो दमखम नहीं है पार्टियों में। हाँ, अलबत्ता अवाम बहुत जो है वो नाराज़ हैं, महंगाई की वजह से परेशान है, और ये ना हो कि एक पब्लिक आउटबर्स्ट जो है वो साथ शामिल हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि यही बात कैबिनेट में भी कही गई है कि तहरीक इंसाफ को इस दफा मामले का जो संजीदा जो है जायजा लेना चाहिए। कहीं ऐसा हो, क्योंकि हालात बड़े ख़राब है, महंगाई है, प्राइस हाइक है, बेरोज़गारी है, ये है वो है, तो इसमें तहरीक अपोजिशन की हो लेकिन इसमें अवामी नुमाइंदगी ना हो जाए, तो ये एक खदशा मौजूद है। इसलिए शायद गवर्नमेंट भी चाहेगी कि उस हद तक मामलात ना जाए। और गवर्नमेंट वड़ाई साहब कहाँ तक, जिस तरह आप पहले भी लिख चुके हैं कि नवंबर दिसंबर तक बड़ा अहम ये टाइम है और अब हर हालत में डिलीवर करना पड़ेगा, वरना तब्दीली जो है वो इस्लामाबाद का भी रुख करेगी। और फिर एक ओपिनियन ये भी था कि अगर तब्दीली आती है तो पंजाब से होके इस तरफ आएगी। मौजूदा सूरत हाल में आप कैसे जज कर रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे 6-7 मंथ्स डाउन द लाइन की अगर बात की जाए? देखिए जी, एक रे ऑफ होप तो नई आई है पिछले एक हफ्ते से। वो ये है कि कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है और जो हमारे यहाँ आपको पता रियल एस्टेट, उसमें पहली दफ़ा कोई मूवमेंट शुरू हुई है, लेकिन बाकी जितने मुआशी दरवाजे हैं वो सब बंद हैं। स्वाय कंस्ट्रक्शन में पहली दफ़ा कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आनी शुरू हुई हैं। सवाल ये है कि अगर तो देखें ये अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लेते हैं, मुईशत में बेहतरी आ जाती है, तो फिर जाहिर है इनके जाने का कोई जवाब नहीं है, इनको टाइम पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर ये 6 महीने भी इमरान खान साहब ने खुद कैबिनेट में ये कहा है कि हमारे लिए बड़े अहम है, क्योंकि डायरेक्शन अगर सेट नहीं करते इन 6 महीनों में, ये नजर नहीं आता कि ये ठीक कर लेंगे, तो फिर एक टोटल मायूसी की तरफ हम चले जाएंगे और फिर तब्दीली की राह हमवार हो जाती है। हमारी
जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ कोई हमेशा के लिए वक्त नहीं होता कि 5 साल पूरे ही करने हैं, दरमियान में कई वक्फे आ जाते हैं, कई उतार चढ़ाव आ जाते हैं। ठीक, वड़ाई साहब आखिरी सवाल आपसे। बिलावल भुट्टो बड़ा जिस तरह उभर के ओपोजिशन के ज़बरदस्त लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन नून लीग की अगर टॉप टियर को देखा जाए, शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो लंदन में बैठे हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि पंजाब में किसी न किसी हद तक बिलावल जगह बनाने में मौजूदा सूरत हाल में कामयाब हो जाएगा या मुश्किल नज़र आ रहा है आपको? फिलहाल मुश्किल है। अगला इलेक्शन पंजाब में तो नून लीग और तहरीक इंसाफ का होगा। हाँ, बिलावल साहब जो है उसके लिए कोई बड़ी कुर्बानी दें, कोई बड़ा नया मंशूर लेके आए। अभी तक तो वो पंजाब के लोगों को सही तरह से एड्रेस नहीं कर सके। उनके खिलाफ भी नहीं है लोग, लेकिन उनके हक में भी नहीं है। तो एक उनका वो तासुर है कि लोग उनको वॉच कर रहे हैं। सवाल यह है कि लोगों के लिए वो क्या पैगाम लाते हैं, क्या ख्वाब दिखाते हैं। अभी पंजाब के लोगों को वो कोई भी ख्वाब दिखाने में नाकाम रहे। ठीक, सुहेल वड़ाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कुलभूषण यादव का मामला डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इंडियन जासूस कुलभूषण यादव को दी जाने वाली सजाए मौत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के तहत नजरसानी की सहूलत फराम करने का मामला मुतनाज़ा बनता जा रहा है। सियासी बयानबाजी हो रही है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वही इल्ज़ाम जो पहले तहरीक इंसाफ गुज़श्ता हुकूमत पर लगाती रही, आज अपोजिशन दोहरा रही है और सारा मामला सियासत की नज़र होता दिखाई दे रहा है, जिसमें हक़ाइक़ को पसे पुश डाला जा रहा है। आपको याद दिलाते चलें कि इंडियन नेवी के ऑफिसर कुलभूषण यादव को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने एतराफ़ किया था कि वो हुसैन मुबारक पटेल के जाली नाम से इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था, जिसके बाद फौजी अदालत ने 2017 में कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई। 2018 में आलमी अदालत इंसाफ ने इंडियन अपील पर अबूरी तौर पर कुलभूषण यादव की सजा पर अमल दरामद रुकवाया और 17 जुलाई 2019 को इस केस के अहम फैसले में पाकिस्तान को हिदायत दी गई कि इंडियन जासूस को कौंसलर रसाई दी जाए और फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ नजरसानी की सहूलत भी फराम की जाए। इस फैसले में इंडिया की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था कि फौजी अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया जाए और कुलभूषण यादव को इंडिया के हवाले किया जाए। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दी, बल्कि उसके खानदान से मुलाकात भी करवाई गई। हाल ही में हुकूमत की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने से इनकार किया है, जबकि इंडियन हुकूमत भी इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए है, जिसके बाद पंजाब जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनकी जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि चूंकि इंडिया जो है वो ऑर्डिनेंस के तहत विफाक की जानिब से की गई पेशकश से गुरेजा है, इसीलिए कमांडर यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए ताकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक सजा पर नजरसानी के अमल का आगाज हो सके और पाकिस्तान ICJ के फैसले पर अमल की जिम्मेदारी से सुबकदोश हो सके। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की अफराद जिन्हें पाकिस्तान में फौजी अदालतों की जानिब से सजा दी जा चुकी है, उन्हें हक दिया गया है कि वो 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट के जरिए नजरसानी की जो दरख्वास्त है वो दायर कर सके। लेकिन आज इस मामले पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी हुई और सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की गई, जिसका आगाज उस वक्त हुआ जब नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने यह इल्जाम लगाया कि हुकूमत इंडियन जासूस को इस ऑर्डिनेंस के जरिए रिलीफ फराम कर रही है। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी। अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है आज? ये इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है, कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है।
सवाल ये उठता है कि इस केस को तो नून लीग के दौर में शुरू किया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने नून लीग के ही दौर में कुलभूषण की सज़ा पर अमल दरामद को रुकवाया और तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने यही नुक्ता उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मशवरों और एतराज़ात के बावजूद इस केस में आलमी इदारा इंसाफ की जुरिस्डिक्शन को कबूल किया और इसी फैसले का खमियाजा अब मौजूदा हुकूमत को उठाना पड़ रहा है। क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस कर रहे, अपनी गलती तो तस्लीम करें। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क पे डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। शीरी मज़ारी के जवाब पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि शीरी मज़ारी ने यह कहा कि हमें आलमी अदालत इंसाफ का दायरा कार नहीं मानना चाहिए था। अगर हुकूमत का यह मौक़िफ़ था तो इससे ऑर्डिनेंस का क्या ताल्लुक है? अगर हुकूमत आलमी अदालत इंसाफ का दायरा कार नहीं तस्लीम करती तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के कानून से इसे NRO दे दें। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के बकौल मैं कोई NRO नहीं दूंगा और जितने NROs इस वज़ीर-ए-आज़म ने दे दिए हैं पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म या आमिर ने इतने NROs नहीं दिए। कि ये वजीर आजम आया था और कहता रहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, और जितने NRO वजीर आजम इमरान खान ने दिया है पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने NRO नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट NRO है, जो कुलभूषण यादव के लिए NRO है, वाज़े तौर पर एक अहम कौमी सलामती के मामले पर सियासी बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी हो रही है। एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो पहले तहरीक इंसाफ नून लीग की हुकूमत के दौर में और अब नून लीग तहरीक इंसाफ पर लगा रही है। लेकिन इस केस के हक़ाइक़ क्या हैं? क्या पाकिस्तान इस केस में आलमी अदालत इंसाफ की जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर सकता था? क्या कुलभूषण यादव को की सज़ा के खिलाफ उसके इनकार के बावजूद अपील का हक देना NRO है या आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की पैरवी? क्या NRO देने के इल्ज़ामात में कोई हकीकत है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है? और इंडिया की जानिब से इस केस में पीछे हटने के बाद हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की माहिर रीमा उमर हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा ये अहम मामला है, एक तो उस पर सियासत हो रही है और जिस चीज़ पर सियासत शुरू हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली अवाम के सामने असल हकायक नहीं पहुंच सकते। वो बिलीव करें मुस्लिम लीग नून जो कह रही है उस पर बिलीव करें या जो हुकूमत कह रही है उस पर बिलीव करें। ओवर टू यू, क्या समझती हैं आप? पहले तो ये जो एतराज़ उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ का जुरिस्डिक्शन तस्लीम ही नहीं करना चाहिए था, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता था या बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान के पास? जी शुक्रिया आदिल। देखिए, ऑप्शन था, लेकिन वो ऑप्शन बहुत मुश्किल ऑप्शन था एक्सरसाइज करना। ऑप्शन ये था कि जो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस, जिसके तहत हर गैर मुल्की शहरी को ये हक हासिल है कि अगर वो अरेस्ट होता है या डिटेन होता है तो उसको कॉन्सुलर रसाई दी जाए और बताया जाए कि ये हक उसके पास मौजूद है कि वो अपने कॉन्सुलर से बातचीत कर सके या कॉन्सुलर एक्सेस उसे मिल सके। ये वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस में है, उसमें हक दिया गया है। ऑप्शनल प्रोटोकॉल इस कन्वेंशन का कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनेगा। अब अगर पाकिस्तान ने ये दोनों जो ट्रीटीज हैं इन पे दस्तखत किया हुआ है, इसकी पार्टी है पाकिस्तान भी भारत भी। अब अगर हमने जुरिस्डिक्शन आईसीजे की नहीं माननी थी तो फिर वो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है उससे विड्रॉ करना पड़ना था। जो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बार एक और केस में उनके खिलाफ फैसला आया और उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अब ये आप देखिए कि लीगली तो आप ये कर सकते थे, लेकिन इसका आपका इमेज पे क्या असर पड़ना था कि एक केस आपके खिलाफ है लेकिन आपने उसको कंटेस्ट करने या लड़ने के आपने नहीं किया वो ऑप्शन, लेकिन आपने ट्रीटी से ही विड्रॉ कर लिया है। लेकिन जो शीरी मज़ारी बात कर रही है, साहिबा बात कर रही है, मेरा ख्याल वो थोड़ी डिफरेंट है और मैं उनकी इंटरप्रिटेशन से एग्री नहीं करती। और मेरा ख्याल अदालत ने अपने फैसले लिखा है
कि वो बात कर रही हैं एक और जुरिस्डिक्शन की, आईसीजे की, जो उनकी जनरल जुरिस्डिक्शन है। ये जो जुरिस्डिक्शन है जिसकी वजह से ये केस सुना गया, ये एक मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन है जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन ऑफ ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस, उससे आईसीजे को मिलती है। वो कह रही है कि एक लेटर लिखा गया था 2017 में, उससे पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम जुरिस्डिक्शन नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी वो गए। वो लेटर मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है और अदालत ने अपने फैसले में भी कहा है कि जब उन्होंने ये केस सुना उस वक्त पाकिस्तान ने कोई भी डिक्लेरेशन जुरिस्डिक्शन के खिलाफ नहीं दी हुई थी वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस या उसके ऑप्शनल प्रोटोकॉल के तहत। राइट, ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि जी ये ऑर्डिनेंस जो लाया गया है ये उसको एनआरओ देना है, आप क्या समझती हैं कि जो भी आईसीजे का फैसला था उस पर अमल करना तो अब पाकिस्तान की मजबूरी है, क्या उसी पर अमल हो रहा है ये, या हुकूमत एक स्टेप आगे बढ़कर जो है वो कुछ ज़्यादा दे रही है कुलभूषण यादव को? देखिए, मेरे कुछ एतराज़ात हैं ऑर्डिनेंस के बारे में। पहला तो ये सीक्रेटली जिस तरह लाया गया नहीं लाना चाहिए था। पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करना चाहिए था, एक पूरा इस पे बातचीत होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है और लीगली भी ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू नहीं है कि आपने खुद डिसाइड कर लिया, हमने ऑर्डिनेंस ले आए और बस आपने किसी को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया। तो जो सीक्रेसी है उसमें मेरा ख्याल है इशू है। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से ये ऑर्डिनेंस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है उसको भी इम्प्लीमेंट करती है। मेरा ख्याल है जो जजमेंट थी उसी के कुछ वर्ड्स उन्होंने लेके वो इस ऑर्डिनेंस में डाल दिए हैं और कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको नजर में रखते हुए रिव्यू जो है वो देख सकती है। तो मुझे नहीं, मेरे इसमें सवाल बहुत से हैं कि किस तरह वो इंश्योर करेंगे कि टू राइट टू फेयर ट्रायल जो आईसीजे ने अपने फैसले में लिखा था, रिस्पेक्ट होना चाहिए, किस तरह वो होगा, राइट टू डिफेंस का हक जो है वो किस तरह इंप्लीमेंट होगा। मेरे तो इस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के एतराजात ऑपोजिशन अब उठा रही है कि ये रिलीफ है या एनआरओ है या फैसिलिटेट किया गया जा रहा है, ये बहुत गलत है। जब आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जब ऑपोजिशन में ये पार्टीज होती हैं तो ये मुख्तलिफ रवैया इनका होता है, मुख्तलिफ बयानबाजी होती है, गवर्नमेंट में आके मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये साइकिल खत्म होना चाहिए ना। और अगर इंसानी हकूक का मामला है, फेयर ट्रायल का मामला है, आपके रिव्यू का मामला है, इसमें क्या हो जाएगा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी रिव्यू पिटिशन सुन ले? क्या हो जाएगा? आप पढ़ तो ले ऑर्डिनेंस, उसमें क्या उनके पास इख्तियारात हैं, रिव्यू ही सुनना है ना। इसमें आपको बल्कि ज्यादा रिव्यू की ऑप्शन देनी चाहिए। अच्छा लगता है, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा कि आपने एक ऐसे शख्स को जो आप कहते हैं जासूस है, दहशतगर्द है, आप उसके भी राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। ये पता नहीं क्यों समझा जाता है कि किसी के हकूक की बात अगर आप करें तो आप उनको एनआरओ दे रहे हैं या उनको रिलीफ दे रहे हैं या फैसिलिटेट करें, चाहे वो आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लोग हों या इस केस में कुलभूषण जाधव है। फेयर ट्रायल कभी भी किसी को रिलीफ या एनआरओ नहीं समझा जाना चाहिए, ये तो आपका एक हक है। ठीक, रीमा उमर साहिबा, थैंक यू सो मच। साजिन, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने रीमा साहिबा ने एक दो पॉइंट्स रेस किए कि एटलीस्ट जो अपोजिशन जमातें कर रही हैं, एनआरओ इस ऑर्डिनेंस को करार दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जिस तरह से माजी में भी होता रहा है, इसका सिलसिला जो है वो अब बंद होना चाहिए। वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इस्लामाबाद की मुल्क की ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे। बड़ी अहम कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत में आने से पहले तहरीक इंसाफ और इमरान खान का दावा था कि रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात लाई जाएंगी, इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जाएगा, मेरिट पर तकर्रियां होंगी। लेकिन 2 साल के बाद बयानात और तकरीरों के बावजूद अमली इकदामात ना होने के बराबर हैं। इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद तो दूर की बात, हुकूमत फैसले करने के बाद खुद ही उन्हें वापस ले लेती है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों में तकरीबन 1 लाख असामियों को खत्म करने का
फैसला है जो 7 जुलाई को किया गया, जिसके तहत ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की तकरीबन ऐसी असामियों को ख़त्म किया जाना था जो 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद खाली पड़ी थी। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ही काबीना डिवीजन की जानिब से यह फैसला वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस यू टर्न की वजूहात नहीं बताई गई। दूसरी जानिब अहम वजारतों और इदारों में 130 के करीब ओहदों पर तैनातियों के मामले पर भी 8 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत की पॉलिसी वाज़े नहीं है। 2019 में दिसंबर की अगर बात की जाए, काबीना की जानिब से तमाम वजारतों को हुक्म दिया गया था कि 26 वजारतों में से 130 अहम ओहदों पर जो तैनातियां हैं उनके मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। लेकिन वफाकी काबीना के आखिरी इजलास तक जो 14 जुलाई को हुआ, अब तक इस हुक्म पर अमल नहीं हो सका। इन ओहदों में वजारत तवानाई की 15, वजारत सेहत की 10, साइंस और टेक्नोलॉजी और पेट्रोलियम में तकरीबन 8 ओहदे खाली पड़े हैं। अहम बात यह है कि इन ओहदों में से कई ऐसे ओहदे भी शामिल हैं जो आजकल तनाज़ात का शिकार हैं। पायलट्स के लाइसेंस पर तनकीद का निशाना बनने वाले इदारे सिविल एविएशन अथॉरिटी के DG का ओहदा मार्च 2019 से खाली पड़ा हुआ है और उस वक्त से सेक्रेटरी एविएशन इसका एडिशनल चार्ज जो है वो संभाले हुए हैं। PTDC के MD का ओहदा भी कई साल से खाली पड़ा हुआ है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के DG का ओहदा मार्च 2019 से खाली पड़ा हुआ है। बड़ी बात की मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता फरवरी में वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने काबीना को आगाह किया था कि मुख्तलिफ वजारतों में और डिवीजन्स में 1,29,000 असामियाँ खाली हैं और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से काबीना डिवीजन को यह हुक्म दिया गया था कि इन वजारतों को एक मखसूस मुद्दत दी जाए कि वो इन मसाइल का हल तजवीज़ करें। लेकिन बड़ी बात की मालूमात के मुताबिक अब तक इस मामले पर खामोशी इख्तियार की गई है। सवाल यह उठ रहा है कि तब्दीली का नारा हकीकत में तब्दील क्यों नहीं हो सका अब तक? हुकूमत का इस्लाहात का एजेंडा कन्फ्यूजन और यू टर्न्स का शिकार क्यों है? क्या मसला हुकूमत की अपनी काबीना की परफॉर्मेंस का है या फिर हुकूमत को अब तक ब्यूरोक्रेसी से वो ताउन नहीं मिल रहा जिसका गिला शुरू में किया जाता था और फैसला साजी की नाकामी से किसको फ़ायदा हो रहा है? इस पर मजीद हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, इस पर हमने काफ़ी तफसीली पहले भी बात की थी कि जो 1 लाख से ज़्यादा असामियाँ थी ग्रेड 1 से 16 तक, उन्हें ख़त्म करने का, स्क्रैप करने का, ताकि ख़जाने पर बोझ जो है वो कम किया जा सके। लेकिन 2 हफ्ते बाद जो है वो फिर एक यू टर्न ले लिया गया कि नहीं जी, हमने जो फैसला किया था वो ठीक नहीं था, नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं। जी आदिल, बिल्कुल ऐसा ही था। हमने इसको बड़ा तफसील से डिस्कस किया। 2 प्रोग्राम्स हमने इस सारे इशू पे किए, मुख्तलिफ औकात में खाली असामियों वाला मामला, दूसरा मामला। तो जो ही ये लेटर जारी किया और बाकायदा तौर पे फाइनेंस से वो अप्रूव भी हुआ और डॉक्टर इशरत हुसैन की अप्रूवल इसमें शामिल थी और 2 हफ्ते कबल ये लेटर हुआ और उसके बाद ये दोबारा इसको तकरीबन 2 दिन कबल इन्होंने अनाउंस किया कि अंडू कर दिया है। तो इसमें जो हमारी ज़राए से बात हुई थी उसमें यह था कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को बाकायदा नोटिफाई किया गया पीम ऑफिस की तरफ से ज़राए के मुताबिक कि चूँकि उसका बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है। अच्छा। कि एक तरफ तो कहा गया कि जी हम 50 लाख नौकरियाँ और वो दूसरी पैदा करेंगे, दूसरी तरफ जो है मंशूर के ख़िलाफ़ ये दूसरे काम हो रहे हैं कि जो नौकरियाँ मौजूद हैं उन पर लोगों को लगाने के बजाय वो ख़त्म की जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका बैकलैश आया क्योंकि पेंशन का मामला पिछले दिनों आया जो कि बाद में वज़ीर इत्तलात ने उसको डिस्कस किया और इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है और ये मामला बहुत ज़्यादा खासा गर्म रहा। तो फिर इस पर दोबारा इन्होंने यू टर्न ले लिया और इसको वापस कर लिया। तो ये थोड़ा सा मसला है कि सोशल मीडिया को देखते हुए ये एक्शन और रिएक्शन करते हैं जो बहुत ज़्यादा इनके लिए सुबकी और शर्मिंदगी का बायस बनता है। अच्छा, ये बताइए कि काफ़ी सारी असामियाँ इस वक्त भी खाली हैं, कहाँ खाली है? खुसूसन देखिए अब सिविल एविएशन इस वक्त जो है वो सेक्रेटरी साहब ने एडिशनल चार्ज संभाला हुआ है, काफ़ी अरसा हो गया है और इस वक्त PIA सिविल एविएशन जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो अब तो चाहिए कि कम से कम किसी मेरिट पर इस असामी को भर दिया जाए। आदिल, तकरीबन 6 से 8 माह हो गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से 3 से 4 दफ़ा रिमाइंडर्स मिनिस्ट्री को दिए गए कि काबीना में जो 6 माह 8 माह पहले जो तफसीलात शेयर की गई थी कि ये जो ओहदे हैं ये आम ओहदे नहीं है कि ग्रेड 1 से 12, 13, 14, ये वो ओहदे हैं कि इदारों के जो MDs हैं, DGs हैं, CEOs हैं, चेयरमैन हैं, वो लगाने हैं, वो अभी तक नहीं लगे। जिसमें पाकिस्तान जो इम्पोर्टेंट इदारा है जो आजकल बड़ी खबरों में भी है वो सिविल एविएशन है। उनकी DG 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी तो उनकी जो एक्टिंग है सिविल एविएशन के सेक्रेटरी तो जामी साहब वो आए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में सिविल एविएशन की जगह वो जवाब दे रहे थे और बहुत सी इशू में उनका मुश्किलात भी थी। ज़ाहिर एक प्रॉपर DG ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। इसी तरह स्पोर्ट्स बोर्ड का मामला है जो हमने पिछले दिनों डिस्कस किया, 2018 से मामला लटका हुआ है, अदालत में गया हुआ है, अभी तक उनका प्रॉपर DG नहीं लग सका। अब जाके मामला अदालत से हल हुआ है तो उम्मीद है शायद कुछ हफ्तों माह में वो मामला भी हल हो जाएगा। इसी तरह IBCC, इसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है। तो ये मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जिनमें सरबराहान जो हैं वो मौजूद नहीं है, नीचे का स्टाफ नहीं है ये, तो वो इदारे कैसे चल पाएंगे उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो हेड एडहॉक पे हैं बहुत से इदारे, उनके सरबराहान, और कहीं पे जो है वो दोहरी जो है जगहों पे मुराद ले रहे हैं, उनको पेट्रोल की मद में, दूसरी मद में, यानी एक दफ़ा जो ब्रीफिंग दी गई वो 6000 से ज़ायद ऐसी गाड़ियाँ हैं जो खड़ी हैं, जो चल ही नहीं सकती, इस्तेमाल ही नहीं होती, और उनके मद में पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है करोड़ों की मद में। ये भी आज़म खान ने ब्रीफिंग दी प्राइम मिनिस्टर को फरवरी में, उस पर बड़े सारे हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी ये हो सकता है, तो बाकायदा फिर सबको नोटिफिकेशन जारी हुए कि मोनेटाइजेशन जो पहले ही मिलती है तमाम अफसरान को, तो ये करोड़ों किस मद में जा रहे हैं और ये इसका कौन हिसाब देगा, तो बाकायदा तौर पर उनसे पूछा गया। तो फरवरी में ये हुआ, अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं है, जिस तरह इन ओहदों की अपॉइंटमेंट्स पे अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो रियाज इसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये असामियाँ खाली हैं? क्योंकि लोग मौजूद हैं और इन पर अपॉइंटमेंट नहीं की जाती। क्या ये ब्यूरोक्रेसी की अंदर की सियासत है या ब्यूरोक्रेसी उस तरह से ताउन नहीं कर रही हुकूमत के साथ, हुकूमत को काम में, ये मसला है कहाँ पे? आदर इसमें सैकड़ों मसाइल हैं। इसमें शायद हुकूमत की दिलचस्पी किसी हद तक है कि वो चीज़ों को फॉलोअप करती रहती है, काबीना में बाकायदा तौर पे अपडेट्स दी जाती हैं कि कितने फ़ैसले हुए, कितने पे अमल हुआ, कितने पे फॉलोअप हुआ, लेकिन उसके बाद जब बात मिनिस्ट्रीज़ तक और उसके जो मातहत इदारे हैं, डिवीजन्स हैं या दूसरे अटैच डिपार्टमेंट, उन तक बात जाती है तो वो फ़ाइलों की नज़र और ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज़म की नज़र हो जाती है। मिसाल के तौर पर कई ऐसे इदारे हैं कि जहाँ पर इदारों के सरबराहान एडिशनल चार्ज, जिस तरह मैंने बताया, उनके पास होता है, या एक्टिंग चार्ज होता है, और वो साल से मौजूद हैं, वो हेल्थ में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं, और वो 2-3 किस्म की मराहत ले रहे हैं, गाड़ियां मिल रही हैं उनको फ्यूल के मद में, दूसरी मद में, तो उनके पास जब फाइल आती है वो बतौर एक्टिंग है तो वो उस चीज़ को दाएं बाएं कर देते हैं। वो मुकम्मल तौर पर कई इदारों में ऐसे हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस ही नहीं बने। 2-2 साल हो गए हैं कि जो इदारे का MD है या चेयरमैन है वो कैसे लगेगा, वो कहाँ लगेगा, उसकी मुद्दत क्या होगी, उसकी कोई नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रही है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है और उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं, लिहाजा ये बहुत चीज़ें जो है ओवरलैप करती हैं और वो उनको सूट भी करती हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सामने उनकी सिचुएशन सर जो है। रियाजुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही है हुकूमत के लिए, और तकरीबन हर दौर में ये होता है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ खुद इन मामलात से कैसे निपटती है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।